सीएम सोरेन पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सीएम सोरेन को घेरती रही और अब निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से एनआईए जांच की मांग की है और सवाल किए सीएम सोरेन से। तीसरी खबर आज के दिन की, मधुपुर उपचुनाव जो इस समय सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का कारण यही है क्योंकि दोनों पार्टियां यही चाहती हैं कि यहां से हम जीत प्राप्त करें। दुमका और बेरमो में जो सफलता बीजेपी को नहीं मिली, बीजेपी चाहती है कि यहां से हम जीत प्राप्त करें और हमारा बिगुल यहां से बजे। लेकिन क्या होगा इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इन तीन बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। मधुबनी हत्याकांड पर जारी है सियासत। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू राज में हुए 100 से ज्यादा नरसंहार। एक बार फिर सुर्खियों में सीएम पर दुष्कर्म के आरोपों का मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एनआईए जांच की मांग की। 2013 में सीएम पर लगा था दुष्कर्म का आरोप। कोविड-19 के नियमों के चलते बंद स्कूलों के फैसले को निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। डाक बंगला के सामने फूंका सीएम का पुतला, कहा छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। बेगूसराय में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घंटों करना पड़ा इंतजार। स्टेशन होने के बावजूद भी नहीं मिल पाई वैक्सीन। अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हत्याकांड पर सियासत लगातार है जारी। मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुई हत्याकांड को लेकर आरजेडी के आरोपों का जवाब देने के लिए जेडीयू ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह और प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। संजय सिंह ने कहा कि मोहम्मदपुर की घटना आपसी रंजिश का नतीजा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर मामले को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और मौके पर संजय सिंह ने कहा कि घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और अभी तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि कैसे उनके माता पिता के शासनकाल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए और अपराधियों को सीएम हाउस में संरक्षण दिया गया। सुनिए आप भी। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ हैं, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवाज से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ हैं, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवाज से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़े हैं। शशांक,
इस बड़े नरसंहार की बात ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि डिबेट सी चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कि बताइए नरसंहार की परिभाषा क्या है। जेडीयू के प्रवक्ता इसे अलग परिभाषा में बता रहे हैं, उधर आरजेडी इसे अलग परिभाषा में बता रही है, लेकिन वाकई में नरसंहार है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी चल रही है? परिभाषा असल में क्या कहती है शशांक? तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 100 से ज्यादा नरसंहार हुए थे लालू के शासनकाल में, यह कहना है जेडीयू का, लेकिन रूह कपाने वाला ये हत्याकांड, ये पूरी घटना, लेकिन मधुबनी में एक ही परिवार की 5 की हत्या की गई। बिहार में एक शब्द जो खूब चर्चाओं में वो है नरसंहार। शशांक दुबे एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, नरसंहार की परिभाषा दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग परिभाषित की जा रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे शशांक? क्या परिभाषाओं में जो तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई में जो परिभाषा है नरसंहार की उससे मिलती जुलती है ये पूरी घटना? शशांक, देखिए, जो मधुबनी में जो घटना हुई है उसको लेकर खास करके दोनों पार्टियों के बीच में, चाहे जदयू हो या फिर राजद हो, राजद ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और सरकार को कई मोर्चों पर घेर रही है। पहला उसका कहना है कि जो ये घटना हुई है ये दरअसल एक आपराधिक घटना नहीं, एक नरसंहार है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों में सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन अपराधियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और तीसरी बात राजद का कहना था, जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में कही थी, जिस दिन वो मोहम्मदपुर से मिलकर पीड़ित परिवार से मिलकर लौटे थे, उसके दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी। और शशांक, लौट कराऊंगा संजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता फोन लाइन पर। संजय जी, मानो नरसंहार पर इस समय तकरार सी चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। नरसंहार की परिभाषा क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से तो कभी विपक्ष की तरफ से। सर, क्या इस पूरे मामले पर ध्यान की जगह अब ये चला गया है कि कैसे बताया जाए प्रदेश की जनता को कि ये नरसंहार नहीं है? देखिए, सबसे पहले जब नरसंहार बोले तो वो शब्द को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये आपसी विवाद था। ठीक है जी, ये लालू यादव जी का 15 साल का जो माता पिता का राज तय था, तेजस्वी यादव जी का, उनके राजपाट में 118 नरसंहार हुआ। कितने को सजा मिला? कैसे 31 आदमी मारा गया, कहीं 40 आदमी मारा गया, कहीं 55 आदमी मारा गया, कहीं 17 आदमी मारा गया। वो नरसंहार कहते हैं। ये आखिरी विवाद था। सर संजय जी, आज तक नरसंहार की कोई सूची बनी है क्या? मैं जानना चाहूंगा, कोई सूची आज तक तैयार हुई है कि जेडीयू की कितने शासनकाल में हुए हैं आरजेडी के नरसंहार? 118 नरसंहार हुआ है। नहीं सर, इसकी सूची कहां से आपने सर तैयार की है? कैसे आप जाने सर? मुझे भी तो बताइए सर, दर्शक भी जानना चाहते हैं। सूची नहीं मालूम है, भेज दूंगा मैं आपको। आप भेजिए सर, क्योंकि सुनिए, जो पूर्व अधिकारी हैं सर, उनसे जब बातचीत की गई इस पूरे मामले पर तो उन्होंने खुद कहा सर, ऐसी आज तक कोई लिस्ट नहीं तैयार की गई है कि बिहार में कितनी घटनाएं नरसंहार से जुड़ी हुई हैं। किससे बात हुई आपको? कौन सा अधिकारी बताया? सर आप वही तो मैं कह रहा हूं सर, सूची बताइए सर, उन घटनाओं के बारे में बताइए। ठीक है, 118 नरसंहार आपको भेज दूंगा। 15 साल के राज में 118 नरसंहार हुआ। चलिए बताइए आगे। उनके और नरसंहार जो उसके पति पत्नी के राज में, यानी कि ट्यूटर बबुआ के माता पिता के राज में 118 नरसंहार। और नरसंहार होता था अपराधी नरसंहार करके एक अन्य मार्ग में शरण लेता था, यानी कि मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो पाताल से भी खोज लिया जाता है, तो उसका स्थान होता है जेल के सलाखों के पीछे। मैं मोहम्मदपुर गया था सर, लेकिन संजय जी रोक रहा हूं आपको, जो आप 118 जो आप सूची की बात कर रहे हो, 118 में कई ऐसी घटनाएं भी हैं सर जिसमें 3-3 लोगों की हत्याएं एक साथ हुई हैं, उसको भी आपने नरसंहार में जोड़ा हुआ है। तो सर यहां पर तो 5 लोगों की एक साथ हत्या हुई है। मैं उसे 3 आदमी का मैं नहीं जोड़ा हूं, आपको मैं कल लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, मैं गाड़ी में हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, लिस्ट भेज दूंगा। चलिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं से कैसे बचेंगे संजय जी? अब समाधान पर आते हैं।
जो लगातार क्राइम का ग्राफ सर बढ़ता चला जा रहा है, राजनीति का विषय ये नहीं है जो प्रदेश में लगातार जारी है। एक जिम्मेदार प्रवक्ता आप हैं, प्रदेश की जनता आपको सुनना चाहती है, क्या इस पर काम चल रहा है? आ रहे हैं 15 साल पहले बिहार आते तो पता चलता क्या स्थिति था। बिहार घूम चुके हैं संजय जी। संजय जी, 15 साल का एक बहुत बड़ा वक्त होता है। बात सुनिए ना, हाँ, 15 साल पहले आते ना तो अपहरण पत्रकार का भी हो जा रहा था, समझ गए ना। इसलिए ये सब आप लोग को जानकारी नहीं है, ठीक है कि नहीं? जानकारी पूरा रखिए तब बात कीजिए। जानकारी है पूरा सर, आपको बताइए ना सर क्या जानकारी है। फोन काट दिए संजय जी जो जानकारी लेकर आए थे फोन कॉल पर। जानकारी के अभाव के चलते संजय जी का फोन कट गया है लाइव टीवी चैनल से। मधुबनी हत्याकांड पर जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शशांक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशांक, देखिए किस तरह से आग बबूला हो जाना सवालों पर 118 लोगों की सूची तैयार की गई है जेडीयू की तरफ से, जो आज तक हमने और आपने नहीं देखी होगी। शशांक, देखिए सागर, महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि पहले क्या हुआ, महत्वपूर्ण विषय हुआ है कि आजकल क्या हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मधुबनी के मोहम्मदपुर में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से एक आपसी रंजिश की घटना थी। अब नरसंहार की परिभाषा, क्या आपसी रंजिश में ज्यादा लोगों को मार दिया जाए तो क्या नरसंहार नहीं होता है? ये परिभाषाओं में उलझने का विषय नहीं है। दरअसल ये विषय ये है कि मधुबनी में जो घटना हुई है वो काफी शर्मसार करने वाली बात थी, और एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या एक अप्रत्याशित घटना है। दूसरा सवाल ये उठता है कि घटना के बाद शासन और प्रशासन का रवैया क्या रहता है। महत्वपूर्ण ये है, इसी विषय पर दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सत्ता पक्ष का जहां कहना है कि अपराध की जो घटना हुई है वो आपसी रंजिश के कारण हुई है। ये सही बात है कि एक तालाब और पोखर के विवाद को लेकर ये घटना हुई है, और इस घटना के पीछे कोई जो नरसंहार पहले हुआ करते हैं, दरअसल उसमें कम्युनिटी क्लैश होता था, यानी एक जाति या एक वर्ग विशेष के लोग दूसरे वर्ग विशेष के लोग को बिना किसी उद्देश्य के मार दिया करते थे। लेकिन इसमें उद्देश्य था, दोनों के बीच में कॉमन कॉज था, और वो था तालाब पोखर का विवाद। तो इसमें जो घटना हुई उसके बाद देखने का विषय है कि घटना के बाद शासन और प्रशासन का रवैया क्या रहा है। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुए, तो 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त थे प्रवीण झा, नवीन झा, भोला यादव, भोला सिंह, ये तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, घर की कुर्की जब्ती भी की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने। शशांक, चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए फोन लाइन पर। चितरंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। चितरंजन जी, सवाल यह है कि आप लोग जो नरसंहार बोल रहे हैं जिस पूरी घटना को, जब सवाल किया जाता है सत्ता पक्ष से नरसंहार के शब्दों से जोड़ के, तो ना जाने क्यों गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। उनका यही कहना होता है कि आरजेडी के शासनकाल में जब 118 नरसंहार हुए तब जाकर आरजेडी ने कुछ नहीं बोला, और अब इस जो घटनाएं हुई है इसको नरसंहार नाम दिया जा रहा है बेमतलब का। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग तो केवल झूठ बोलते हैं, केवल झूठा। कहां से आंकड़ा ले आए? वो आंकड़ा ले आए सामने रखिए अगर हिम्मत है तो। मैं चुनौती देता हूं, 2000 से 2005 के बीच में एक भी कहीं ऐसा नरसंहार नहीं हुआ जिसकी मैंने कहीं कोई उल्लेख हो, कोई चर्चा हो। मैं चुनौती देता हूं कि राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके 2000 से लेकर 2005 में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी, और यह जो तो दावा कर रहे हैं। और नरसंहार बिहार जी, तो नरसंहार की बात कर रहे हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूं। जब राजद का शासन काल था, जो उसको सत्ता मिला, नरसंहारों का सत्ता मिला उसको, और उस पर जब नियंत्रण स्थापित किया गया, लोगों को सजा मिली, उसके बाद जो है जब नीतीश जी की सरकार बनी है तो 2007 में नरसंहार फिर शुरू हो गया है। 10 अक्टूबर को 1 दर्जन महादलित समाज से आने वाले लोगों की अलौली में हत्या की गई, सामूहिक हत्या की गई खगड़िया जिला में 2007 में। और उसके बाद यह सिलसिला चल गया है। में पिपरा में जो नरसंहार हुआ था उसके लोग किस पार्टी में हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, मियापुर, बारा, शंकर बिघा, लक्ष्मणपुर बाधे, इन सब जगहों पर जो नरसंहार हुआ और उनको जो है तो लोअर कोर्ट से सजा मिली थी। चलिए, आप जिस सूची की बात कर रहे हैं चितरंजन जी, वैसे हमने बात की है संजय सिंह से, वो कहें कि हमारी टीम को वीआईपी न्यूज को सूची वो भेजेंगे ताकि विपक्ष आरोप ना लगाए, वो कहां से बनाए इसके बारे में भी हमने पूछा है। शुक्रिया, वक्त थोड़ा कम है बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, आपका भी शुक्रिया। तो जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा,
ये कहा कि अपने शासनकाल की उन तस्वीरों को देखिए, आरोप लगाए गए तमाम कि जब लालू प्रसाद यादव थे सत्ता में, उन समय के आंकड़ों को उठाकर आप देखिए। और अब एनआईए जांच की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद ने हेमंत सोरेन पर 2013 में लगे दुष्कर्म के आरोपों की एनआईए जांच करने की मांग की है। यह कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी सांसद सीएम पर इस मामले को लेकर हमलावर हो। साल 2020 में भी निशिकांत दुबे ने सीएम को इस मुद्दे पर घेरा था, सवाल उठाए थे इस पर। तब सीएम ने ट्वीट करके 48 घंटे में जवाब देने की बात भी कही थी। वहीं बीजेपी सांसद के द्वारा यह मामला फिर से उठाया जा रहा है। दरअसल खुद को बॉलीवुड की स्ट्रगलर अभिनेत्री बताने वाली एक युवती ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने साल 2013 के 5 सितंबर को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में उनके साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके 45 दिन के बाद उस युवती ने इस कथित घटना की शिकायत मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में की, लेकिन इसके 9 दिन के बाद ही उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली और यह मामला बंद हो गया। लेकिन फिर उस युवती का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 8 दिसंबर 2020 को, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए फिर से जांच करने की मांग की थी। अब इसी पर फिर से बीजेपी इस मुद्दे को भिड़ाने की कोशिश में लगी है। सुनिए आप। बार बार कैसे 2013 में भी रेप का केस लगा दिया, 2019 में भी रेप का केस लगा दिया, हाई कोर्ट में चला गया। अरे ये मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, सच्चा मुख्यमंत्री है, झारखंड के आन-बान और शान का प्रतीक है। यदि रेप का केस लगता है तो उसकी जांच तो होगी ना। तो अब मुझे लगता है कि एनआईए इसकी जांच। बार बार कैसे 2013 में भी रेप का केस लगा दिया, 2019 में भी रेप का केस लगा दिया, हाई कोर्ट में चला गया। अरे ये मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, सच्चा मुख्यमंत्री है, झारखंड के आन-बान और शान का प्रतीक है। यदि रेप का केस लगता है तो उसकी जांच तो होगी ना। तो अब मुझे लगता है कि एनआईए इसकी जांच। बार बार कैसे 2013 में भी रेप का केस लगा दिया, 2019 में भी रेप का केस लगा दिया, हाई कोर्ट में चला गया। अरे ये मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, सच्चा मुख्यमंत्री है। तो सीएम सोरेन पर जो 2013 में दुष्कर्म के आरोप लगे थे, उस पर अब निशिकांत दुबे ने फिर से अब सवाल उठाए सीएम सोरेन पर। निशिकांत दुबे सुर्खियों में रहते हैं ये, और सुर्खियों में रहने का कारण यही है कि हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर रहते हैं। निशिकांत दुबे जिन्होंने एनआईए जांच की मांग की है सीएम सोरेन पर, उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगे हैं दुष्कर्म के, उस पर आखिर अभी तक बेहतर तरीके से जांच क्यों नहीं की जा रही है। सीएम सोरेन 2013 में जब पहुंचे थे मुंबई में, तो वहां पर एक कथित युवती से मुलाकात हुई जो कि बॉलीवुड के स्ट्रगलर है, अभिनेत्री। उसने ये आरोप लगाए हैं। 2013 में लगा था सीएम पर दुष्कर्म का आरोप। यह मामला सुर्खियों में था सन 2020 में भी, लेकिन अचानक बीच बीच में रहकर इस मुद्दे को हवा क्यों देना, सुर्खियों में क्यों लाना, बेवजह क्या ये इन बातों को उठाया जाता है, या फिर आधार यहां पर कुछ और है। एनआईए जांच की मांग निशिकांत दुबे की तरफ से सीएम सोरेन के लिए दुष्कर्म के मामले पर एक बार फिर से वो जिन्न बाहर निकल आया है, जिस पर हमने कई बार चर्चाएं की, कई बार इस पर डिबेट भी हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा, कोई हल नहीं निकला और अपने अंजाम तक ये पूरा मामला नहीं पहुंच पाया। चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी लाइव में जुड़ गए हैं। कुंदन जी, एक बार फिर से वो जिन्न बाहर आ गया जिस पर हमने कई बार डिबेट भी की, आपने भी अपने बातें रखी हैं, चर्चाएं की हैं। एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने एनआईए जांच की मांग की है, सवाल खड़े किए सीएम सोरेन पर। कुंदन जी, देखिए सागर, सबसे अहम बात क्या है कि इस पूरे मामले को फिर से एक बार समझने की जरूरत है। 2013 के सितंबर महीने में मुंबई की एक मॉडल आयशा नाम उनका था, हालांकि नाम उनके परिवर्तित कर दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि ये तमाम बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, मीडिया में उनकी तस्वीरें और उनका नाम और उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। मुंबई की एक मॉडल आयशा ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन और आयशा के एक मित्र
सुरेश नागड़े ने मुंबई के ताज लैंड एंड बांद्रा के होटल में उनके साथ यौन शोषण किया था, शारीरिक उत्पीड़न किया था और साथ ही साथ बलात्कार किया था। और जब 2013 के सितंबर महीने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई और उसी साल के दिसंबर महीने में आयशा ने इस पूरे मामले को विड्रॉ कर लिया था बांद्रा के ही मेट्रोपॉलिटन सेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर। और तब जाकर एक 2 इंजेक्शन पिटीशन फाइल किए गए थे। झारखंड के एक पत्रकार हैं सुनील तिवारी और एक दूसरा ट्रस्ट है उसका स्त्री रोशनी ट्रस्ट, इन दोनों ने कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया था जिसमें बताया था कि इस पूरे मामले को महिला के द्वारा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। और ये तमाम कानूनी अड़चनें चल ही रही थी कि यह मामला दोबारा से 2020 में खुलकर आया और जब उस महिला ने एक नया एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज कराने में उन्होंने आरोप लगाया है महिला ने कि झारखंड के 4 लोग बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील कुमार तिवारी और जहूर आलम, इन 4 लोगों से उनकी जान को खतरा है। और इन परिस्थितियों में आपको बताएं कि इस एफआईआर के दर्ज कराने के बाद ही राजनीति शुरू हो गई है और अब स्थिति यह आई है कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए और सीएम को सीधा ऑफर करते हुए कहा है कि अगर हेमंत सोरेन को कहीं से इन तमाम चीजों में कोई राजनीति दिखाई देती है तो एनआईए के जरिए जांच करा ली जाए। और एनआईए के जरिए जांच कराने के लिए भी निशिकांत दुबे ने बहुत सोच समझ कर कहा है, क्योंकि झारखंड में और झारखंड के किसी मामले में सीबीआई जांच नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने यह एक संवैधानिक व्यवस्था करती है और झारखंड पुलिस अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करेगी तो ऐसे में यह निष्पक्ष जांच बिल्कुल संभव नहीं है। तो निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है। दूसरी तरफ इससे पहले ही हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा निशिकांत दुबे पर किया था। तो ये देखिए इन दोनों लोगों के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में मुंबई की मॉडल आयशा जिन्होंने कभी 2013 में एफआईआर किया था उस पूरे मामले को लेकर चल रही है राजनीतिक बयानबाजी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से 2013 में सीएम पर लगा था दुष्कर्म का आरोप, लेकिन एक बार फिर से वो जिन बाहर निकला। सन 2020 में भी एक खबर काफी सुर्खियों में रही, लेकिन निशिकांत दुबे ने अब एनआईए जांच की मांग की। लेकिन अब चलिए उस चुनाव की तरफ जिस चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और लगातार यह दावा पेश किया जा रहा है कि हम यहां से जीत प्राप्त करेंगे। आज के दिन इसीलिए हमने जिक्र किया जीत का दावा। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होना है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर विधानसभा इलाके में राजनीतिक बिसात बिछने लगी है और चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए तमाम दलों की सियासी दिग्गज यहां जुटने में लगे हैं। विभिन्न दल के नेताओं के आने से मधुपुर की आबोहवा में चुनावी शोर अब सुनाई पड़ने लगा है। उपचुनाव को जीतने के लिए पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव का महामुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ साल 2019 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा रहे राज पालीवाल को दरकिनार कर आजसू से बीजेपी का दामन थामने वाले गंगा नारायण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बने, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने हाजी हुसैन की विरासत बचाने के लिए मंत्री हफीजुल हसन को उतारा है। लेकिन बीजेपी सांसद का दावा है कि इस बार बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। सांसद निशिकांत दुबे ने गंगा नारायण पर भरोसा जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी मधुपुर उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। ये चुनाव आम जनता का चुनाव है और आपको पता है कि हमेशा कभी 6,000 से, कभी 60,000 से, कभी 2 लाख से हम चुनाव जीतते रहे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मधुपुर से चुनाव जीतेगी। घात प्रतिघात क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आम जनता के सामने ना घात चलता है, ना प्रतिघात चलता है, ना विश्वासघात चलता है। आम जनता वोट देती है और ये इसमें जितने नेता हैं, जितने मठाधीश हैं, जिनको लगता है कि बपौती उनका मधुपुर क्षेत्र है, वो सभी मुंह के खाएंगे। मैं इतना आपको कह सकता। तो संवाददाता शुभम लाइव में जुड़ गए हैं। शुभम, मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बार बार यही कहना सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि जीत हमारी होगी। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं दिलचस्प और भी होते चला जा रहा है मुकाबला, इसीलिए क्योंकि जी जान से लगी हैं दोनों पार्टियां। शुभम जी बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरीका से मधुपुर के उपचुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है और राजनीतिक माहौल में कह सकते हैं एक बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। और झारखंड की बात करें तो जिस तरीका से झारखंड में मधुपुर में उपचुनाव होने को है और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। एक तरफ गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ये लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार भी
क्योंकि जिस तरीका से 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था और हेमंत सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी उन्हें मधुपुर चुनाव में शिकस्त मिलने वाली है और इसमें गठबंधन की सरकार की जीत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह सकते हैं हेमंत सरकार के उन तमाम कह सकते हैं आरोप को प्रत्यारोप में बदलते हुए लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार का जो मधुपुर चुनाव होगा वो बीजेपी के खेमे में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा कह सकते हैं मधुपुर में लहराता हुआ दिखेगा। मधुपुर की अगर जनता की बात करें तो जिस तरीके से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पर कैंपेनिंग करी और राज्य की जनता को लुभाने का प्रयास करें कि हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। लेकिन ये गौर करने वाली बात है सागर, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मधुपुर में हम उपचुनाव जीत कर आएंगे और जिस तरीका से लगातार उन पे कह सकते हैं आजसू का समर्थन मिल चुका है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को खंगाल रही है जो हेमंत सरकार की विफलताओं को गिनवाता है। हेमंत सरकार ने जो राज्य की जनता से वादे किए थे और वो वादे अभी तक धरातल पर नजर नहीं आए, उन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मधुपुर के जनता के बीच जा रही है और मधुपुर की जनता को समझाने का प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा जिस दिन चुनाव का कह सकते हैं मतदान होगा और मतदान की जिस दिन गिनती होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा आखिर मधुपुर के उपचुनाव में जीत का परचम किसने लहराया, भारतीय जनता पार्टी ने लहराया कि गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने लहराया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो 17 अप्रैल को होना है मधुपुर उपचुनाव, लेकिन 17 अप्रैल के पहले आप राजनीतिक हलचल आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब जल्दी से जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, आज के दिन 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर, अभी भी हत्याकांड पर सियासत लगातार जारी। आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जेडीयू की तरफ से बाकायदा सूची तैयार की गई है कि कितने नरसंहार हुए आरजेडी के शासनकाल में और उससे तुलना की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बेहतर है। दूसरी खबर, आज के दिन के निशिकांत दुबे ने एनआईए जांच की मांग की है। उनका यह कहना कि सीएम सोरेन पर जो दुष्कर्म के आरोप लगे इस पर एनआईए की जांच हो, तब जाकर परत दर परत कड़ियां खुलेंगी। तीसरी खबर, आज के दिन की जीत का दावा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मधुपुर उपचुनाव को लेकर गर्मजोशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि 17 अप्रैल वो तारीख होगी जिस दिन चुनाव होगा और कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।